अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने यील्ड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, बल्कि अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर में ना हम जो मेन चीज़ पढ़ेंगे ना वो होगी केमिकल्स का एनालिसिस। ठीक है, केमिकल एनालिसिस में हमारे पास ना दो मेन टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि कंपाउंड की टाइप क्या है, कैसा है, आयोनिक है, कोवलेंट है, ये स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टडी करते हैं कि उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी टाइप्स क्या है। ठीक है, उनके एलिमेंट की टाइप जो है वो इसमें होती है और एलिमेंट्स की अमाउंट जो है ना वो इसमें होती है। ठीक है, अब कंपाउंड को स्टडी करने के से पहले हमें कंपाउंड को प्योर फॉर्म में लाना होता है, और प्योर फॉर्म में लाने के लिए ना हम बहुत सारे प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, जिनमें से पहला प्रोसेस जो है ना हमारा पहला टॉपिक है अभी का, और वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक सब्सटेंस है। ठीक है, ये आपके पास एक सब्सटेंस है। ठीक है, और इसमें ना कुछ इम्प्योरिटीज़ है, तो इन इम्प्योरिटीज़ को निकालने का प्रोसेस होता है इनफिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इन इम्प्योरिटीज़, ये जो पूरा सब्सटेंस है ना, हमारा पूरा सब्सटेंस, इसको ना हम ना एक फिल्टर से पास करते हैं। ठीक है, इसको ना हम पास करते हैं एक फिल्टर से, उससे रिजल्ट में ना हमारे पास हमारा प्योर सब्सटेंस आता है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो इसमें अलग हो जाती हैं। ठीक है, अब फिल्टर जो है ना वो बहुत टाइप्स के होते हैं। हम जो मेन टाइप का फिल्टर पढ़ेंगे ना, है ना, वो होगा हमारा फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर पढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फिल्टर पेपर काम कैसे करता है। ठीक है, देखें, मैं चीज़ बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये है एक जाली। ठीक है, अब इस जाली को अगर मैं एक सोल्यूशन में रखूँगा ना, ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, इस सोल्यूशन में ना आपके पास ना इतने मोटे मोटे ना ये दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे पास इम्प्योरिटीज है। ठीक है, ये पत्थर है जो कि हमें निकालने, ये हमारी इम्प्योरिटीज है। ठीक है, अगर मैं अगर मैं इस फिल्टर में से इसको पास करूंगा, इस फिल्टर को, इस टाइप के फिल्टर को ना हम कहते हैं स्क्रीन। ठीक है, इससे पास करने को कहते हैं स्क्रीनिंग। जब मैं ये चीज़ इससे पास करूंगा ना, तो ये जो पत्थर है ना, देखें ये बहुत बड़े हैं। ठीक है, ये पत्थर जो है ना इसका साइज बहुत ज़्यादा है और इसका होल का साइज छोटा है, तो ये पत्थर जो है ना वो उस होल में फंस जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, और जो सोल्यूशन होगा ना हमारा वो से पास हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा हमारे पास, जो सोल्यूशन है ना हमारे पास वो हमारे पास अलग हो जाएगा, और जो स्क्रीन है ना, ये पत्थर जो है ना वो स्क्रीन पे जम जाएंगे, ये स्क्रीन से पास नहीं हो सकते। इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्रीनिंग करना। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो सोल्यूशन आ गया हमारे पास, ये फिल्टर होने के बाद आया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ना हमारे पास सब्सटेंस है, बस ये फिल्टर नहीं हुआ हुआ, इसमें इम्प्योरिटी शामिल है। फिल्टर करने के बाद चीज़ हमारे पास आएगी ना, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। फिल्टर करने के बाद आता है। ठीक है, और ये जो बचा है ना हमारे पास, ये होंगी हमारी इम्प्योरिटीज़,
ठीक है। और इसका एक और भी नाम होता है जो कि होता है रेसिड्यू, ठीक है। रेसिड्यू भी कहते हैं इनको, जो बचा कुचा पार्ट होता है ना फिल्टरिंग के बाद, वो रेसिड्यू भी होता है, और इनको इम्प्योरिटीज भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली इसको रेसिड्यू कहते हैं। लेकिन अगर ये वो चीज़ है ना, रेसिड्यू में अगर वो शामिल है ना जो हमारे सॉल्यूशन को इम्प्योर बना रहा है ना, तो फिर रेसिड्यू को इम्प्योरिटीज कहेंगे, ठीक है। और जो स्क्रीन है ना हमारी, ये है हमारा फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है। उसमें हमारे पास एक सब्सटेंस शामिल है हमारा जो हमें चाहिए, उसके इम्प्योरिटीज हैं। हमने उसको एक स्क्रीन से पास किया, स्क्रीन हमारा सा फिल्टर ऐड करेगा, यहाँ पे स्क्रीन से पास किया हमने, जो सोल्यूशन था ना वहाँ फिल्टरेट आ गया हमारे पास प्योरीफाई होके, और इम्प्योरिटीज ही वाले हो गए रेसिड्यू बन के, ठीक है। ये सेम प्रोसेस जो है ना वो हमने बहुत जगह पे होते हुए देखा है। मिसाल के तौर पे जब आप चाय बनाते हैं ना, तो ये सेम प्रोसेस काम करता है वहाँ पे। वहाँ आपके पास स्क्रीन होती है, ठीक है। उस पर ना आप अपना जो चाय आपने बनाई होती है ना, वो आप डालते हैं इसमें, तो चाय की पत्ती जो होती है ना वो इसमें टक जाती है, जो कि पत्ती जो है ना वो बड़ी होती है, और जो स्क्रीन होती है ना आपकी वो बहुत छोटी होती है। तो ये जो पत्ती का पार्टिकल होता है ना, ये इसमें अटक जाता है, और क्या होता है जो आपका बचा कुचा जो आपके पास जो चाय है ना वो आगे अलग हो जाती है, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है एक स्क्रीन कैसे काम करती है। अब जो हमारा फिल्टर पेपर है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, और डिफरेंस क्या है कि उसमें जो होल्स होते हैं ना, जिनको हम पोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये पोर्स, PORES, पोर्स। फिल्टर पेपर में ना आपके पास बहुत ही बारीक होल्स होते हैं। ये फिल्टर पेपर, इसमें ना बहुत ही बारीक होल्स होते हैं। ये होल्स हमें दिखाई नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत बारीक होते हैं। इन होल से ना हमारा जो लिक्विड होता है ना वो पास हो जाता है, लेकिन जो हमारा जो सॉलिड पार्ट होता है ना सोल्यूशन का, जो हमारी इम्प्योरिटीज होती है ना वो फंस जाती हैं। और इस तरह से हमारा जो फिल्टर पेपर है ना वो हमारे मिक्सचर को प्योरीफाई कर देता है, और हमारा लिक्विड अलग हो जाता है, सॉलिड अलग हो जाता है, ठीक है। इस इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्टरेशन बाय फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर के जरिए फिल्टरेशन इस तरीके से की जाती है, ठीक है। थोड़ा आगे स्टडी कर लेते हैं इसको हम। अब देखिए फिल्टर पेपर में ना आपके पास ना पोरोसाइट्स जो है ना वो बहुत सारे होते हैं। पोरोसाइट्स का मतलब होता है पोर का साइज, ठीक है। पोर के साइज के लिए दूसरा नाम है ये पोरोसाइट्स, ठीक है। फिल्टर पेपर ना आपके पास डिफरेंट पोरोसाइट्स के होते हैं, यानी कि ना दो डिफरेंट फिल्टर पेपर होंगे आपके पास, दोनों दिखने में बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन उनमें जो पोर का साइज होगा ना, होल का साइज सेम होगा, ठीक है। जैसे एक आपके पास ये फिल्टर पेपर है और एक ये फिल्टर पेपर है आपके पास, ठीक है। तो दिखने में दोनों सेम होंगे, लेकिन एक में ना होल का साइज ऐसा होगा और दूसरे में ना होल का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये आप चेक करें, ये ऐसा होल का साइज है इसका, इसका थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ऐसे फिल्टर पेपर होते हैं आपके पास। अब इन डिफरेंट साइजेस वालों को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है कि जो आपको फ़िल्टर करना है ना वो कैसा है। अगर आपको जो चीज़ फ़िल्टर करनी है, जो सफाई करनी है आपको, उसमें आपके पास जो साइज ऑफ पार्टिकल है, अगर वो पास जो डिफरेंट पोर का साइज है ना वो डिपेंड करता है कि जो आप सब्सटेंस को फिल्टर करें उसका साइज क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर आप चाय को फिल्टर कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ना आपके पास जो स्क्रीन अवेलेबल होती है ना घर में, वो काफ़ी होती है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसका साइज इतना बड़ा होता है कि आप आंखों से आप ना नेकर आई से देख भी सकते हैं इसको, कि इसके दरमियान में होल्स होते हैं। ये चाय को फिल्टर करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास नमक पानी है, आपने पानी लिया उसमें नमक डाल दिया आपने, अब वो नमक का साइज बहुत छोटा होता है, ये उससे साफ नहीं होगी, ये वो बड़ा है उसके लिए। नमक पानी को आप पास करेंगे ना स्क्रीन से, तो थोड़ा बहुत तो अटक जाएगी नमक इसमें, लेकिन जो बारीक पार्टिकल्स होंगे नमक के वो पानी के साथ चले जाएंगे। तो डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट पोर यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखें, पोर का साइज जितना छोटा होगा ना
उसको फिल्टर करने में उतना टाइम लगेगा। चूँकि ये साइज छोटा होता है तो पानी को पास होने में टाइम लगता है इससे, ठीक है। इसलिए ना अप्रोप्रिएट साइज यूज़ करना होता है कि ताकि जो हमारा जो साइज पार्टिकल है ना, हमारे पास इम्प्योरिटी का पार्टिकल जो है ना, वो फंस भी जाए इसमें और पानी आसानी से पास भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बेहतर एफिशिएंसी के लिए ना हम फिल्टर पेपर को ना दो हिस्सों में फोल्ड करते हैं, ठीक है। इस तरह से फिल्टर पेपर है ना, ये आप ना यूं दो हिस्सों में फोल्ड कर लेते हैं इसको। इससे क्या होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ पोर्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अब नंबर ऑफ पोर्स डबल हो गया तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी पास होती है, वही फंस जाती है, ठीक है। इसलिए ना बेहतर एफिशिएंसी के लिए फिल्टर पेपर को हम डबल फोल्डर के यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फिल्टर पेपर के अलावा हमारे पास एक और भी चीज़ होती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और वो होता है हमारे पास हमारा क्रूसिबल, ठीक है। क्रूसिबल जो है ना वो हमारे पास एक कह लें एक किस्म का ना कंटेनर होता है, ठीक है। उसकी शेप थोड़ी बहुत ना इस तरह की होती है, ठीक है। इस कंटेनर को ना, ये कंटेनर जो है ना वो कभी कभार हमारे पास बना होता है सिरेमिक का, ठीक है, या फिर ये बना होता है हमारे पास किसी मेटल का, ठीक है। इसका काम ये होता है कि इस कंटेनर के अंदर ना हम दूसरे मेटल्स को, दूसरे सब्सटेंसेस को डालते हैं उन्हें मेल्ट करने के लिए, जिनका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप कोई नॉर्मल कंटेनर यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर आप ना कोई सिंपल ग्लास यूज़ कर रहे हैं जैसे पानी पीते हैं, अगर इस ग्लास में आप आयरन डालेंगे ना, मोल्टेन आयरन, तो उसका टेम्परेचर इतना हो कि वो ग्लास को मेल्ट कर देगा और ग्लास से वो टूट जाएगा आपका। अब ग्लास टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो आयरन आपको ज़ाया हो जाएगा, या फिर आयरन में ग्लास मिक्स हो जाएगा तो आयरन में इम्प्योरिटी आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए ना हम क्रूसिबल यूज़ करते हैं, क्योंकि क्रूसिबल का मटेरियल होता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो कुछ भी आप डाल देना उसमें, तो जो चीज़ हमने डाली है ना, साथ अगर आपने मोल्टेन आयरन डाला है तो वो आयरन पिघला रहेगा, लेकिन जो क्रूसिबल खुद है ना वो सॉलिड रहेगा। और सॉलिड रहने के साथ साथ अच्छी बात क्या है कि क्रूसिबल ना उसमें इम्प्योरिटी के तौर पर मिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि क्रूसिबल वेल्ड नहीं होता, ठीक है। इसीलिए ना हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। अब इसका काम जो है ना फिल्ट्रेशन के लिए कैसा है कि देखें, फिल्ट्रेशन में ना इसको तब यूज़ किया जाता है जब आपको जो चीज़ फिल्टर करनी है ना वो ऐसी है कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, तो वहाँ पर ना हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं इसको। अब देखें, क्रूसिबल से फिल्ट्रेशन के लिए ना हमारे पास ना एक टाइप होती है जिसको ना हम कहते हैं गूश क्रूसिबल, ठीक है। ये गूश ने बनाया था तो तभी इस पे नाम रख दिया गया इसका, ठीक है। गूश क्रूसिबल का काम क्या है कि इसमें ना इसके बॉटम पर ना आपके पास छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। ये होता है परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन छोटे छोटे होल्स में क्या होता है कि ये होल्स जो है ना, ये हमारे पास ये कवर्ड होते हैं पेपर पल्प से, यानी सिंपली पेपर से कवर्ड होते हैं। ये होल्स हमारे पास कवर्ड होते हैं पेपर से, या पे कभी कभार ना हम इसके लिए फिल्टर पेपर को खुद भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब आप सोच लेंगे कि अगर फिल्टर पेपर से ही फिल्टर करना है तो फिल्टर पेपर से ही कर ले, ये करने की क्या ज़रूरत है। तो देखें, इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें ना दो एडवांटेज है। पहला तो ये है कि ये काम जल्दी कर देता है हमारा। फिल्टर पेपर में लिक्विड पास होता है और फिल्टर टाइम बहुत लगता है उसमें। तो क्रूसिबल से गूश क्रूसिबल से ना हमारा फिल्टरिंग जल्दी हो जाती है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि फिल्टर पेपर एक पेपर है, ठीक है, और पेपर होने के नाते ना ये हाई टेम्परेचर हैंडल नहीं कर सकता, मतलब जल जाएगा। गूश क्रूसिबल क्या करता है कि ये फिल्टर करता है उन चीज़ों को कि जिनको ना आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अब जब किसी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ना तो वो फॉर्म करता है प्रेसिपिटेट। अब वो प्रेसिपिटेट जो होते हैं ना उनको हम अलग कर सकते हैं, तो इस वजह से ना हम गूश क्रूसिबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका एक और पर्पस होता है, वो ये है कि अगर हम इसमें वो यूज़ करें ना, अगर हम एस्बेस्टोस से कवर कर दें ना इसको, इसके परफोरेशंस को, आमतौर पर क्या करते हैं परफोरेशन को ना कवर करते हैं सिर्फ पेपर से।
अगर हम इसमें एस्बेस्टोस भी ऐड कर दें ना, है ना, तो उससे क्या एडवांटेज होगा कि हम ना इससे वो चीज़ें फिल्टर कर सकते हैं जो कि पेपर से रिएक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर कॉन्सनट्रेटेड HCl शामिल है ना हमारे सोल्यूशन में, तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं इससे। और अगर हमारे पास KMnO4 शामिल है तो वही फिल्टर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसीलिए ना गोश्त क्रूसिबल यूज़ करते हैं। गोश्त क्रूसिबल ना खुद इस्तेमाल नहीं होता, इसका ना इमर्सी बड़ा अपरेटस है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास ना एक फिल्टरिंग अपरेटस भी होता है। ठीक है, फिल्टरिंग अपरेटस जो है ना वो इस तरह का होता है, थोड़ा एक फ्लास्क जैसा होता है। ठीक है, और ये उसमें पाइप लगी होती है और इसके ऊपर ना गोश्त अपरेटस को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पोर्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास ना जो लिक्विड है ना वो पोर होता रहता है बाहर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इस तरह का सेटअप होता है हमारे पास, जिसमें ये होता है हमारे पास हमारा गोश्त क्रूसिबल और ये पूरा होता है हमारे पास ये पूरा होता है हमारे पास फिल्टरिंग एपरेटस। ठीक है, इस तरीके से हम गोश्त क्रूसिबल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ना हमारे पास क्रूसिबल की वैरायटी में एक और भी टाइप होती है। ठीक है, और वो होता है हमारा सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है, ये भी टाइप होती है, ये सिमिलर होता है उससे गोश्त क्रूसिबल से, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें ना ये पूरे सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही जो है ना वो सारी फिल्ट्रेशन कर देता है, इसमें ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ये मतलब समझे कि ना ये प्री मेड होता है पहले से। ठीक है, ये पहले से बना हुआ होता है, इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये जगह बना हुआ नहीं होता, इसको हमें ये चीज़ अवेलेबल होती है, ये पूरा सेटअप करना होता है फिर यूज़ करते हैं, तो सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये देखने में जो है ना थोड़ा इस तरह का होता है, यानी इसमें ना हमारे पास एक्स्ट्रा ये फ्लास्क वाली इक्विपमेंट शामिल नहीं होती, इसमें डायरेक्ट जो है ना वो इस तरह का पूरा बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह की इक्विपमेंट होती है, यहाँ हमारे पास लिक्विड अवेलेबल होता है, यहाँ हम वो डालते हैं अपना जो फिल्टर करना है हमें। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस डालते हैं, इस तरह ये होता है, इस तरह काम करता है हमारा ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। अच्छा, इसको ग्लास क्रूसिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ना इसमें बॉटम में ना एक ग्लास की डिस्क होती है और उस डिस्क में हमारे पास पोर्स होते हैं, पोर्स यानी कि होल। ठीक है, छोटे छोटे होल होते हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसको सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल कहते हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक पर नज़र आ रहा है ना आपको, ये हमारे पास एस्बेस्टोस की लेयर है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। ठीक है, एमसीक्यूज मेनली जो है ना वो इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं। ठीक है, कि ये फिल्टर और डिटेल से तो कम आते हैं, मेनली टॉपिक्स इस फिल्ट्रेशन के बाद फिर आपके पास से आते हैं टाइप्स, यानी कि मेन जो की इसमें वर्ड्स हैं ना, जैसे फिल्ट्रेट हो गया, फिल्टर हो गया, रेसिड्यू, इम्प्योरिटीज, इनसे मेनली एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने फिर भी क्लियर कर दिया ताकि अगर कुछ आ जाए तो आपको पता हो कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, इन टॉपिक्स में हमारे पास न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, तो उस मामले में डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ना हमारा ये है फिल्ट्रेशन। जो है ना वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ना हर चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए फिल्ट्रेशन काफ़ी नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए ना हमें एक और प्रोसेस यूज़ करना होता है जो कि क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आप ना अपने सॉल्यूशन को ना हीट करते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि उसमें ना जो सॉलिड होता है ना वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइज क्रिस्टल्स फॉर्म करने का मेन तरीका क्या होता है कि आप ना एक चीज़ को, एक लिक्विड होता है आपके पास, सोल्यूशन होता है। ठीक है, सोल्यूशन को ना आप बनाते हैं सुपर सैचुरेटेड। उसमें क्या करते हैं, सोल्यूशन में ना आप इतना सॉलिड डिसॉल्व करते हैं, इतना सॉल्यूट डिसॉल्व करें कि वो और डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये कर लिया आपने। ये करने के बाद ना आपको उसको हीट करना है, हीट इतना करना है कि वो ना बिल्कुल अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, जो सॉल्वेंट है ना बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद आप उसमें मज़ीद सॉल्यूट डिसॉल्व करें, करते रहें और वो ऐसा मौका हो कि उस वक्त भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता उसमें, और फिर आप उसको फ़ौरन से कूल कर दें। जब फ़ौरन तब पे कूल करेंगे ना तो वो सॉलिड जो हॉट सॉलिड होगा ना बिल्कुल गर्म टेम्परेचर पे, वो ना फिर आपका बन जाएगा क्रिस्टल।
इस तरह क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन से ना हम प्योरीफाई कैसे करते हैं सब्सटेंस को, वो हम पढ़ लेते हैं। तो देखें, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से प्योरीफाई करने के लिए क्या होता है कि आप ना सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालेंगे ना, वो सॉलिड होगा। ठीक है, आपका जो सॉल्यूट है ना वो होगा आपका एक सॉलिड, और जो आपका सॉल्वेंट होगा ना वो होगा आपका एक लिक्विड। ठीक है, आइडिया ये है कि इन दोनों से ना हम बनाएंगे अपना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉलिड है ना उसको हम हीट करते रहेंगे तो और डिजॉल्व होता रहेगा। फिर एक मौका ऐसा आएगा, देखें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ना हम इन्फिनिटली हीट नहीं कर सकते, उसको हम एक लिमिट तक हीट करते हैं, वो लिमिट होती है हमारे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अगर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट तक हमने हीट कर दिया तो सॉल्वेंट फिर हमारा इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और सॉल्वेंट इवेपोरेट हो गया, सोल्यूशन रहेगा नहीं, हमारा सॉल्यूट रह जाएगा फिर। तो इसलिए ना हम उसको हीट करते हैं हमारे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट तक, और बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते करते जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होता है वो कर लेते हैं। अब होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, क्या है कि इससे जो चीज़ फिल्टर आउट होती है ना वो हमारा एक्स्ट्रा सॉलिड है। जो एक्स्ट्रा सॉलिड है ना वो होता है फिल्टर आउट, वो क्रिस्टल बन के अलग हो जाता है, और इस तरीके से ना हमारा जो सब्सटेंस है ना प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्यूट जो है ना, जो जो हमें जो फिल्टर आउट करना है ना वो सॉलिड होता है। देखें देखें अगर हमारे पास जो हमारा जो सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस है, वो अगर प्योरली लिक्विड फॉर्म में है ना तो क्या करना है हमें, फिर हमें यूज़ करना है ये प्रोसेस। ठीक है, हम ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। क्रूसिबल प्रोसेस में क्या होता है, अगर हमारे पास उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकते हैं तो फिर क्रूसिबल प्रोसेस से हो जाएगा वो। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो सकते फिल्टर पेपर से करेंगे, और अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है फिल्टर करने के लिए वो सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड को फिल्टर कैसे करेंगे, वो कर क्रिस्टलाइजेशन से। क्या होता है कि सॉलिड को ना हम लिक्विड में डिजॉल्व कर देंगे, डिजॉल्व हो जाएगा, और फिर उसको हीट करेंगे, और जो एक्स्ट्रा सॉलिड बच जाएगा, देखें सॉलिड का टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं ना, अगर हमारे पास प्योरली एक ही सब्सटेंस है ना तो फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं है उसको, वो प्योर सब्सटेंस पहले ही मौजूद है। लेकिन अगर वो इम्प्योर है ना तो उसमें ना एक चीज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट है वो डिफरेंट होगा, दूसरी चीज़ का डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर दो सॉलिड मिक्स हुए हैं ना हमारे पास, तो दोनों में से एक का जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो डिफरेंट होगा, दूसरे का डिफरेंट होगा। तो क्या करेंगे हम, और जब हीट करेंगे ना तो एक क्रिस्टल बन जाएगा और उसको सेपरेट कर लेंगे, इस तरह से हमारे पास दो सब्सटेंस अलग हो जाएंगे। इस तरह क्रिस्टलाइजेशन से कोई चीज़ सेपरेट करके प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए सॉलिड जो है ना हमारे पास गिवन होता है, ये कौन सा हमें फिल्टर करना है, डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करें। अब जब सॉल्वेंट हमें यूज़ करना है उसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे उसमें एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना वो तो ये है, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि उसमें ना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बात है, अगर हमारा सॉल्वेंट हमारे सॉल्यूट से रिएक्ट करने लग जाएगा तो वैसे ही वो सब्सटेंस, पहले तो एक तो वैसे ही वो सब्सटेंस इम्प्योर है तो उसमें एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह थोड़ी होता है, इस तरह तो हमारा पूरा मामला ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम क्या, हमें सब्सटेंस को प्योरीफाई करना है, सो मज़े गंदा नहीं करना। अगर सॉल्वेंट रिएक्शन कर जाएगा ना तो सॉल्वेंट का केमिकल रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट केमिकल रिएक्शन ना दे। ठीक है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, एक अच्छी प्रॉपर्टी जिससे हमारा जो सब्सटेंस है ना वो एफिशिएंटली काम करेगा हमारा सिस्टम, वो ये है कि सॉल्वेंट जो है ना वो सॉल्यूट को डिजॉल्व ना करे। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट है ना वो सॉल्यूट को रूम टेम्परेचर पे डिजॉल्व ना करे, बल्कि कब करे, यह करना चाहिए इसको अपने बॉइलिंग पॉइंट पे। इस तरह फ़ायदा ये होता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पर डिजॉल्व होगा ना, है ना, तो जो क्रिस्टल बनेंगे ना वो जल्दी बन जाएंगे। इसलिए ना ये प्रोसेस जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए ताकि मसी गंदगी ना बढ़ जाए। ये इम्पोर्टेंट इसलिए ताकि जो डिसॉल्विंग होगी ना, अगर बॉइलिंग पॉइंट पर होगी तो क्रिस्टल सही तरह बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इसलिए ना ये एफिशिएंसी के लिए यूज़ करते हैं, ये एफिशिएंसी के लिए होता है, और ये जो है ना ये तो मस्ट है। ठीक है,
अब हम देखते हैं आगे क्या ज़रूरत है हमें किस चीज़ की। तो देखें आगे जिस चीज़ की ज़रूरत है ना हमें, वो ये है कि हमारा जो सॉलिड है ना, वो इम्प्योरिटी को डिसॉल्व ना, वो जो हमारा लिक्विड है ना वो इम्प्योरिटी को डिसॉल्व ना करे। अगर वो इम्प्योरिटी को डिसॉल्व कर लेगा ना तो उसको निकालने में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए एक और तरीका क्या है कि जो हमारा सॉल्वेंट है ना वो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व नहीं करे, ठीक है। या अगर करना भी है ना इसको, है ना, अगर अगर डिसॉल्व कर भी ले तो एक और शर्त क्या होती है कि जब ये इम्प्योरिटी क्रिस्टलाइज होगी ना, तो देखें अगर डिसॉल्व नहीं हो रही तो सही है, अगर डिसॉल्व हो गई तो क्रिस्टल बन जाएगी। और जब क्रिस्टल बनेगी ना तो क्या है कि ये क्रिस्टल बनने के बाद ना हमारे सॉल्यूट के साथ मिक्स ना हो। अगर क्रिस्टल बनने के बाद सॉल्यूट के साथ मिक्स हो गए तो फायदा नहीं हुआ हमारे पास, क्योंकि हमें क्या है, हमें दोनों को अलग करना है, ठीक है। अगर वो अलग करने के बजाय साथ मिल गया तो कोई फायदा नहीं हुआ हमारे पास। इसीलिए ना हमें ऐसा सॉल्वेंट ढूंढना होता है वो या तो इम्प्योरिटी को डिसॉल्व ना करे, या तो डिसॉल्व करे ना तो जो हमारा जो ओरिजिनल सॉल्यूट है ना वो इम्प्योरिटीज के अलग हो, यानी कि इम्प्योरिटी क्रिस्टलाइज होने के बाद सॉल्यूट से अलग रहे, मिले नहीं, ठीक है। ये तो हमारे 3 हो गए पॉइंट। जो चौथी इंपॉर्टेंस है ना हमारे रिक्वायर्ड सॉल्वेंट की, है ना, वो ये है कि जब इसको कूल किया जाए ना, जो क्रिस्टलाइज करने के लिए हमें कूल करना होता है, तो कूलिंग में ना हमारे पास अच्छी तरह बने हुए क्रिस्टल हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि थोड़ा क्रिस्टल है थोड़ा लिक्विड हो उसके अंदर, इस तरह होगा तो हमें अलग करना होगा, मजीद मेहनत करनी होगी। तो हमारे पास जो क्रिस्टल बने ना वो अच्छे फॉर्म में क्रिस्टल होने चाहिए, प्योर क्रिस्टल होने चाहिए, ताकि ना क्रिस्टल जितना क्लियर होगा उतना बेहतर होगा हमारे लिए, निकालना आसान होगा उसको, ठीक है। जो पांचवी प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि हमारा जो सॉल्वेंट है ना वो इनएक्सपेंसिव हो, यानी कि महंगा ना हो। अगर वो महंगा हुआ ना तो जो प्योरीफिकेशन का काम हम कर रहे हैं ना वो हमें खर्चा बहुत देगा और वापस नहीं मिल पाएगा, जो कि पता है ना। क्योंकि ये सारा काम जो है ना हम घर पे नहीं करना होता, ये सारा काम करना होता है इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री का काम क्या होता है, उसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना। अगर वो प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर ज़्यादा पैसे कर रहे हैं और फिर बेचने में कम पैसे लग रहे हैं तो हमारा जो काम है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री को क्या, इंडस्ट्री को प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाना है। अब अगर उसको जो पैसे रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है, जो खर्च कर रहा है, जो उसको हासिल हो रहे हैं वो कम है, तो फिर तो हमारे पास इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें ना कोई ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है जो कि फ्रीली अवेलेबल हो, जो हम इस्तेमाल कर सकें आसानी से, एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। और जो लास्ट हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना हमारे सॉल्वेंट की, वो ये है कि वो सेफ होना चाहिए। क्योंकि बहुत सॉल्वेंट ऐसा जो कि यूज़ कर सकते हैं लेकिन खतरनाक होते हैं वो, ठीक है। वो यूज़ करने के सेफ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्क्यूरी को सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करें, जो मर्क्यूरी लिक्विड है वो यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये यूज़ तो हो जाएगा लेकिन इशू क्या आएगा, मर्क्यूरी होता है पॉइजनस, ठीक है। और पॉइजनस मर्क्यूरी जो है ना अगर वो आपने ब्रीथ कर ली या आपकी बॉडी में चला गया ना तो वो बहुत खतरनाक बीमारी पड़ सकता है आपको। इसलिए ना हमें सेफ यूज़ वाले सॉल्वेंट यूज़ करने चाहिए जो कि ना जहरीले ना हो, या फिर कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा हो कि साइड इफेक्ट उसके कम हो, ठीक है। इस तरह ये प्रॉपर्टीज जो है ना हमारे होती हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है हमारे आइडियल सॉल्वेंट की, जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट तो सेलेक्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ना अपना सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए करते क्या है, हमें ना सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है। लेकिन तरीका क्या है, हमें ना मिनिमम अमाउंट में सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि लिक्विड जितना कम होगा ना उतनी कम हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें। क्योंकि आपने ना पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट हीट कैपेसिटी का, ठीक है। हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास सब्सटेंस जो है ना वो हीट रिक्वायर करता है, ठीक है। अगर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ जाएगा ना तो जो हीट कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, यानी एक 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को हीट करने के लिए जो हीट आपको जो एनर्जी चाहिए ना वो कम है, और 1 लीटर वाटर को हीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से ना हमें हीट के एक्सपेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या तरीका होता है कि हम ना
एक लेस हीट कैपेसिटी, ये अचीव करने के लिए ना हमें मिनिमम अमाउंट में सॉल्वेंट चाहिए होगा, ठीक है। हमें कम से कम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ अचीव कर ली ना हमने, तो हमारे पास जो हीट का एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व करना है। और जहाँ तक उसको हीट करने की बात है, तो हीट करने का तरीका क्या होता है, आपको ना हीट करने के लिए वाटर बाथ का यूज़ करना है। वाटर बाथ क्या होता है, वाटर बाथ ना आपके पास होता है कंटेनर, इसमें भरा होता है आपके पास पानी। अब पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो जब पानी को हीट कर लेते हैं ना, तो ये लंबे टाइम तक गर्म रहता है, ठीक है। आपको एक ये होता है वाटर बाथ मेथड हीट करने का। एक तो हीट करने का मेथड क्या है, आपने सब्सटेंस डाला, उसमें आपने ना आग लगाई, वो अपने आप गर्म हो गया, ठीक है। एक होता है मेथड वाटर बाथ। इस मेथड से क्या होता है, सबसे जल्दी हीट हो जाता है। अब क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए ना आपको डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करने में टाइम लगता है, तो आपको ना जेंटली उसको हीट करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना एक कंटेनर में गर्म पानी कर लेते हैं पहले से, ये पानी गर्म हुआ हुआ है, ठीक है। अब इस गर्म पानी में ना हम एक और कंटेनर डालते हैं, तो ये दूसरा कंटेनर जो है ना, इसके अंदर ना हमारा, इस कंटेनर के अंदर हमारा सब्सटेंस होता है जो कि हमें हीट करना है। ये होता है हमारा सॉल्यूशन। ये है हमारा वाटर और ये है हमारा सॉल्यूशन। इस तरह इसको हीट करेंगे और डिजॉल्विंग अच्छी करने के लिए क्या करेंगे, हम ना एक रॉड से ना इसको स्टीयर करते रहेंगे। रॉड से इसको स्टीयर करते रहेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा सॉल्यूट है ना वो प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ना हम इसका सॉल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ना इसका, वो है इसका फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में हमें क्या, ज़ाहिर सी बात है, क्रिस्टलाइजेशन में हमें सॉल्यूट को और इम्प्योरिटी को अलग करना है, तो फिल्टर करना होगा उसमें, ठीक है। और फिल्टर कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। फिल्ट्रेशन के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, चूंकि हमने हीट किया तो गर्म हो गया। अब इस गर्म सॉल्यूशन में हमारे पास जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है ना, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए ना वो ऐसा हो कि इम्प्योरिटी डिसॉल्व ना उसमें। तो जो हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है ना, उसको हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करते हैं, वो हम करते हैं फिल्टर पेपर से, ठीक है। देखिए फिल्टर पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम हो रहा है हमारे। फिल्टर पेपर के जरिए ना हम इस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ज़रूरत पड़े ना, तो हम यूज़ करते हैं एक फ्लूइडेड फिल्टर पेपर, ठीक है। अब देखिए फ्लूइडेड पेपर, फिल्टर पेपर क्या होता है कि आपके पास नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, वो ऐसा होता है, सर्कल होता है, ठीक है। इस सर्कल को ना इस सर्कल को आप ना थोड़ा ना यूँ फोल्ड करते रहें, तो इसमें ना यूँ क्रीजेस बन जाती हैं ऐसे, ठीक है। इन क्रीज पे अगर आप फिल्टर पेपर को फोल्ड करें तो उसका शेप ना थोड़ा इस तरह का हो जाता है, थोड़ा ना इस तरह का शेप हो जाता है, फ्लावर जैसा उसका, ठीक है। ये होता है आपके पास फ्लूइडेड फिल्टर पेपर। ये इसको तब इस्तेमाल करें जब आपको सॉलिड और लिक्विड को अलग करना हो, ठीक है। इसको हम फिट करते हैं एक फनल के अंदर, और फनल जो है ना वो इसमें यूज़ किया जाता है हॉट वाटर फनल, क्योंकि अगर पानी गर्म होता है ना तो वो फनल की प्लास्टिक जो है ना वो मोल्ड हो जाती है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं हॉट वाटर फनल, ठीक है। हॉट वाटर फनल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम फिल्टर पेपर फिट करते हैं और फिर उससे हम अपने गुजारते हैं सोल्यूशन को, तो उससे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी अलग हो जाती है। और एक एडवांटेज ये होता है कि जो सॉल्यूट है ना हमारे पास, जो क्रिस्टल बनेगा हमारा, जो हमारा बाकी मुझे सेपरेट करके अलग करना है हमें, ठीक है। जो हमारा सॉल्यूट है ना उसमें एडवांटेज क्या है कि उसमें ना क्रिस्टलाइजेशन पहले से नहीं होती, यानी प्री मेच्योर नहीं होती, यानी जब वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए ना उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होती है, ठीक है। अगर पहले से हो जाएगी तो वो क्रिस्टल सही नहीं बनेंगे, उसके बाद में वो सही बनेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है हमारे पास फिल्टर पर वो फ्यूलेटेड फिल्टर पेपर यूज़ करने का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप तो हमारा सिंपल है, कूल करना। कूल करने का स्टेप सिंपल है, गरम गरम सब्सटेंस है हमारे पास मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। उसे ना हम ना एक मॉडरेट रेट पे कूल करेंगे,
ठीक है। मॉडरेट में कूल करेंगे तो हमारे पास जो क्रिस्टल बनेंगे ना मीडियम साइज के होंगे, ठीक है। मॉडरेट रेट पे करेंगे तो जो क्रिस्टल होंगे ना हमारे पास वो बनेंगे हमारे पास मीडियम साइज के। अब मीडियम साइज क्रिस्टल का फ़ायदा क्या है, वो अलग करने आसान है। बहुत बड़े होंगे तो बहुत भारी होंगे, बहुत छोटे होंगे निकालना मुश्किल होगा, इसलिए मीडियम साइज क्रिस्टल बनेंगे, अलग करना आसान है, इजी काम बन सकता है हमारा, ठीक है। और इसका एक और फ़ायदा क्या है कि हमारे पास ना देखें, अगर हम इसको फौरी तौर पर अगर इसका कूलिंग हम डिफरेंट टाइम्स में करेंगे ना, हम मॉडरेट कर रहे हैं ना तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मॉडरेट नहीं करेंगे तो कूलिंग के क्रिस्टल्स क्या है बहुत छोटे बनेंगे। अब ये छोटे क्रिस्टल अलग करना मुश्किल होता है, ठीक है। इनको फिल्टर नहीं, छोटे क्रिस्टल फिल्टर करना मुश्किल होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बड़े क्रिस्टल, वो ऐसे बड़े हो कि उनको अलग कर सके आसानी से। इसीलिए ना हम उसको स्लोली कूल करते हैं ताकि ना हमारा जो क्रिस्टल है ना उसका साइज अच्छा बने, ठीक है। अब एक और बात जो है ना इसकी ये है कि अगर हमने इसको समझे बहुत ज़्यादा स्लोली हीट कर लिया ना, यानी देखें अगर बहुत तेज़ किया ना बहुत छोटे बनेंगे क्रिस्टल्स, अगर बहुत ज़्यादा कर लिया ना, अगर बहुत बहुत स्लोली इसको हमने हीट बहुत स्लोली कूल किया ना इसको, तो ये बनेगा बड़ा, तो बनेगा हमारे पास बहुत बड़े क्रिस्टल बनेंगे। अब बड़े क्रिस्टल का मसला क्या है, जो बड़ा क्रिस्टल होता है ना उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ना हमारे पास ना थोड़े थोड़े अमाउंट में ना सॉल्वेंट डिजॉल्व होगा इसके अंदर। हमें क्या चाहिए, हमें प्योर सॉल्यूट चाहिए, सॉल्वेंट डिजॉल्व होगा ये भी अलग करना है, काम बढ़ जाएगा हमारा। इसलिए ना हम इसको देखें, अगर हम बहुत फास्ट कूलिंग करेंगे ना तो हमारे बनेंगे छोटे क्रिस्टल, ठीक है। अगर हम बहुत स्लो कूलिंग करेंगे तो बनेंगे बहुत बड़े क्रिस्टल। छोटे क्रिस्टल सेपरेट करना मुश्किल है और बड़े क्रिस्टल में सॉल्वेंट डिजॉल्व हुआ होता है, ठीक है। अगर हम मॉडरेट कूलिंग करेंगे ना तो हमें बनेंगे मीडियम साइज के क्रिस्टल, और ये मीडियम साइज क्रिस्टल प्रेफर होते हैं, इन्हें निकालना भी आसान होता है और में सॉल्वेंट भी नहीं होता, ठीक है। सॉल्वेंट होता है इसमें बहुत थोड़ी सी अमाउंट में, बहुत थोड़ा सॉल्वेंट होता है। जो बड़े क्रिस्टल होते हैं ना बहुत बड़ा सॉल्वेंट होता है। अब बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट निकालना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट को निकालने में हमारा जो बहुत एनर्जी ज़ाया होती है, बहुत हमारा टाइम ज़ाया होता है, इसीलिए ना हम इसको प्रेफर नहीं करते। हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास मीडियम साइज क्रिस्टल हो ताकि उनमें से जो क्या कहते हैं इनको निकालना आसान हो जाए, ठीक है। अब क्रिस्टल तो बन गए, अब इनको निकालें कैसे ये हम देख लेते हैं। अब देखें क्रिस्टल्स को ना कलेक्ट करने का प्रोसेस जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके पढ़ लेते हैं, जितना हमें समझ में आ जाए अच्छी बात होगी, ठीक है। देखें क्रिस्टल्स कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम के, देखें जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है ना तो हम क्या करते हैं कि हम ना इस पूरे मिक्सचर को ना पास करते हैं अपने गूश क्रूसिबल से, मुझे पहले पढ़ा था ना हमने, है ना, गूश क्रूसिबल ये वाला, इससे पास करते हैं इसको। इसमें एडवांटेज क्या होती है, गूश क्रूसिबल से पास करने से ना हमारे पास कहाँ पर जो फिल्ट्रेशन ना उसी तरह हो जाती है, ठीक है। अब देखें गूश क्रूसिबल से पास करेंगे इसको और करेंगे हम एक चीज़ की प्रेजेंस में, गूश क्रूसिबल यूज़ करेंगे और वो हम करेंगे वैक्यूम पंप के साथ। वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं लिक्विड को अलग करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे पास जो लिक्विड बचेगा ना, है ना, देखें अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है ना उसमें क्रिस्टल डिजॉल्व हुए हुए तो उसका ना एक स्पेशल नाम होता है, वो होता है मदर लिक्विड, ठीक है। तो मदर लिक्विड को ना हम गूश क्रूसिबल में फिल्टर करेंगे वैक्यूम पंप की मदद से, और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इसमें ना हमारे पास जो क्रिस्टल्स है ना वो अच्छे तरीके से ना मदर लिक्विड से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये क्रिस्टल्स इसमें से अलग कैसे होते हैं, देखें क्रिस्टल अलग हो, क्रिस्टल्स अलग इस तरीके से होते हैं कि ना इसमें जो लिक्विड है ना वो हमारे पंप के प्रेशर से ना इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। वो ऐसे होता है कि जब हमारे पास क्रिस्टल्स अच्छे खासे फॉर्म हो जाए ना तो फिर क्या करते हैं हम ना, इसमें हमारे पास ये लिक्विड है, ठीक है, और ये इसमें अच्छे खासे क्रिस्टल फॉर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम ना एक कॉर्क के जरिए ना इसको प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे ना इसको
तो ये होगा जो क्रिस्टल है ना आपस वो अलग हो जाएगा और जो लिक्विड है ना आपस वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड अलग हो गया तो लिक्विड अलग होने के बाद ड्रेन कर लेंगे हम लिक्विड को। ठीक है, लिक्विड को ड्रेन कर लिया तो थोड़ा बहुत लिक्विड अलग हो जाएगा हमारे पास, लेकिन सारा लिक्विड अलग नहीं होगा, थोड़ा लिक्विड जो है ना वो हमारे पास क्रिस्टल में मिक्स होकर रह जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ना हमारा काम होता है कि इस क्रिस्टल को ना साफ करना है। साफ कैसे करना है कि जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है ना इसी सॉल्वेंट को ना हमारे से बचा के रखते हैं और हम ना इसको ना कोल्ड कर लेते हैं, यानी सॉल्वेंट जो है ना ठंडा हो जाता है। ठीक है, एक सॉल्वेंट बस में डिजोल्व किया हमने और सॉल्वेंट का ना कुछ पोर्शन रखते हैं अलग से, उसे कूल करते हैं, उसे ठंडा करते हैं, चिल करते हैं और फिर इस ठंडे सॉल्वेंट से ना हम क्रिस्टल को वॉश करते हैं। ठीक है, और ये हम एक बार नहीं करते, ये हम ना कई मरतबा करते हैं ताकि क्रिस्टल सही तरह साफ हो जाए। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा मदर लिक्विड है ना उसके साथ हम ये भी कर सकते हैं ना कि उसको कॉन्सेंट्रेट करके इवेपोरेट कर दें। ठीक है, इवेपोरेट करें और फिर दोबारा कूल करें, इससे हमारे पास ना फ्रेश क्रिस्टल दोबारा फॉर्म हो जाते हैं। ये भी एक एडवांटेज है, ये भी प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो किस किस तरह हमारे पास सिंप्लीफाई करके पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब इस प्रोसेस में ना जो हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म हुआ है ना, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना हमारे पास, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस है ना उसमें कितना हिस्सा जो है वो हमारे पास क्रिस्टल बना है। ठीक है, उस पे ना उस अमाउंट ऑफ क्रिस्टल पे डिपेंड करती है इस प्रोसेस की एफिशिएंसी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं क्रिस्टल्स को ड्राई कैसे करना है। देखिए ड्राई करने का सिंपल मेथड क्या है, आप एक फिल्टर पेपर लें। ठीक है, उसमें क्रिस्टल को रखें, फिल्टर पेपर को आप फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद ना ये फिल्टर पेपर जो है ना ये सारे लिक्विड को अलग कर देगा, लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगा, पेपर ड्राई वो क्रिस्टल ड्राई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे ना फिल्टर पेपर को, क्योंकि प्रेस करने से बाद ही ना ये वाकई में जो है ना वो फिल्टर करेगा पानी को या सॉल्वेंट को, तो प्रेस करने के रिजल्ट में क्या होता है जो क्रिस्टल है ना आपका वो मासूम होता है वो टूट जाएगा। अब क्रिस्टल आपको चाहिए इतना बड़ा, आपको मिलेंगे ये पीसेस। ये इस वजह से ना ये मेथड हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या यूज़ किया जाता है कि क्रिस्टल को ना आप हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, इससे आपके पास जो इस टेम्परेचर पे ना आपके पास सॉल्वेंट होता है इवेपोरेट, और इस टेम्परेचर का फ़ायदा क्या है कि मोस्ट क्रिस्टल्स जो है ना वो इस टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते। अब क्रिस्टल मेल्ट नहीं होगा तो अपनी सॉलिड शेप में रहेगा, लेकिन जो लिक्विड इसके अंदर पाया जाएगा, थोड़ा बहुत लिक्विड होता है ना इसमें, वो हो जाएगा इवेपोरेट। ठीक है, ये मेथड है। इसका दूसरा मेथड और जो ज़्यादा सेफ मेथड है, इसमें हम हीटिंग यूज़ नहीं करते ना, वो ये है कि हम ना एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर ना हमारे पास एक कंटेनर होता है। ठीक है, उस पर लगा होता है एक ढक्कन, और ये ढक्कन पे लगा होता है हमारे पास एक वैक्यूम पंप। ठीक है, इसमें क्या होता है हम ना अंदर क्रिएट करते हैं वैक्यूम। ठीक है, और ना अंदर ना एक शीट के ऊपर हम क्रिस्टल्स को रख देते हैं। ठीक है, और उसमें ना एक सब्सटेंस एक्स्ट्रा डाल देते हैं जो कि ना हमारा ड्राइंग सब्सटेंस होता है। अब ये ड्राइंग सब्सटेंस जो मेनली हम यूज़ करते हैं ना इसमें, जो ड्राइंग एजेंट कह लें, वो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, या फिर हम सिलिका जेल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर एक और सब्सटेंस यूज़ किया जाता है इसमें जो कि होता है हमारा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, मेनली ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं हम इन क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए। क्रिस्टल ड्राई हो गए, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं होगा, इसमें एक और स्टेप रहता है और वो हो गया हमारा डीकलराइजेशन। ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम कैसे करते हैं। लेकिन कभी कभार ना हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन के दौरान जब हम डिसॉल्विंग का काम कर रहे होते हैं ना,
तो हमारे पास ना जो सब्सटेंस है ना, यानी जो इम्प्योरिटीज है ना, उस इम्प्योरिटी से ना कोई कलर आ जाता है हमारे पास। अब कलर हमें चाहिए नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, उस कलर को रिमूव करने के लिए ना एक तरीका क्या है कि हम ना वही मौजूद सब्सटेंस को ना बॉयल करते हैं। ठीक है, और बॉयल करने से क्या होता है कि हमारे पास ना उसमें ना एक चीज़ हमें ऐड करनी होती है, और वो होता है हमारे पास एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल बॉयल करने के साथ साथ ऐड करते हैं। ये एनिमल चारकोल क्या करता है, ये कलर सब्सटेंस को अब्जॉर्ब कर लेता है, कलर सब्सटेंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये जो अवेलेबल होता है ना, ये अवेलेबल होता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी पाउडर फॉर्म जो है ना वो कलर सब्सटेंस को अब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारे पास ना जो क्या कहते हैं, जो सोल्यूशन है ना, वो हमारे पास जो क्रिस्टल फॉर्म होंगे ना, उनमें कलर नहीं आता फिर। ठीक है, तो इस तरीके से ना हम अपने क्रिस्टल्स को डीकलराइज करते हैं, उनको कलर खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ना हम सॉलिड को हीट करते हैं, तो वो ना लिक्विड बनने के बजाय डायरेक्ट गैस बन जाता है, वो डायरेक्ट वेपर फेज में आता है। ठीक है, और फिर इन वेपर्स को ना अगर हम कंडेंस करेंगे ना, तो वो वेपर कंडेंस होने के बाद ना डायरेक्ट सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि लिक्विड का फेज जो है ना वो आता ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसका एडवांटेज ये होता है कि इससे ना हम सॉलिड को प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो लिक्विड को प्योरीफाई करने का मेथड ये होता है कि आपके पास लिक्विड है ना, ठीक है, उसमें प्योरिटी डिजॉल्व हुई भी है, आप ना उस लिक्विड को हीट करना है। ठीक है, सेटअप जैसे बताता हूँ मैं आपको, ये ना एक सिंपल सेटअप है। ठीक है, ये होता है आपके पास एक सिंपल सेटअप। ठीक है, इसमें ये जो है ना वो आपके पास इम्प्योरिटी वाला लिक्विड है, इसको ना आप हीट करते हैं, फायर से हीट कर लें इसको, और इसके बनते हैं वेपर्स। वो वेपर्स जो है ना वो क्लाइम करते हुए जाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ के वेपर जमा होते हैं, और यहाँ जमा होते हैं ना, तो यहाँ जमा होने का वो लिक्विफाई होते हैं, वो कंडेंस होते हैं, और फिर कुछ ड्रॉपलेट यहाँ गिरते हैं, यह आता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये एक मेथड है लिक्विड को प्योरीफाई करने का। अब जो सब्लिमेशन है ना, इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं हम सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, यही मेथड होता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ना आपके पास सॉलिड होता है सॉलिड। ठीक है, अब ये सॉलिड होता है एक सॉलिड, तो ये हो गया, इसमें एक और सॉलिड मिला हुआ होता है, यानी इम्प्योर होता है ये। इस इम्प्योर सॉलिड को आप हीट करते हैं, तो इसके बनते हैं वेपर, और वो वेपर जो जमा होते हैं वो, और फिर वो जमा होने के बाद ना वो डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है, और ये सॉलिड अलग हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से ना हमारे पास सब्लिमेशन के कॉन्सेप्ट के जरिए एक सॉलिड को हम प्योरीफाई कर लेते हैं। अब ये हर सॉलिड पे काम नहीं करता, जिससे वो सॉलिड पे काम करता है जिस सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्योरीफाई करने की बात है ना, तो इसके लिए प्योरीफिकेशन के लिए ना हम सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को प्योरीफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, ये प्रोसेस यूज़ होता है, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और सब्सटेंस यूज़ करते हैं आयोडीन। आयोडीन रूम टेम्परेचर पर होता है सॉलिड। ठीक है, तो आयोडीन को भी सही से कर सकते हैं। एक और चीज़ हमारे पास यूज़ होती है इसके लिए, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास बेंजोइक एसिड भी हो गया, और बहुत सारे सब्सटेंस हैं आपके पास जिसको ना इस तरीके से प्योरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, इसमें ना हम ना एक खास प्रोसेस के लिए ना, इस प्रोसेस में ना हम ना एक स्पेशल अपैरेटस यूज़ करते हैं। ये सिंप्लीफाई वर्जन है ना, इसमें ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अपैरेटस है, वो बना के दिखा देता हूँ आपको। उसमें ना आपके पास ना एक फ्लास्क शेप की चीज़ होती है। ठीक है, इस तरह के शेप का होता है वो, और उसमें यहाँ पर ना होता है एक सैंड बाथ। ठीक है, और इसको ना हम करते हैं हीट। ठीक है, ये चीज़ होती है ना, ये इस पर एक लेयर लगी होती है उसकी, ये होती है लेयर हमारे पास वॉच ग्लास की। ठीक है, इसमें रखा होता है हमारा
सब्सटेंस, ये हो गया हमारा सब्सटेंस, ठीक है। और इस सब्सटेंस से ना बनते हैं हमारे पास वेपर्स, ठीक है। अब ये वेपर का यूज़ कैसे करते हैं, ये जो इस फ्लास्क का जो हमारे पास एज होता है ना, ये हमारे पास भरा हुआ होता है, इस पे ना हम लगाते हैं कॉटन, ठीक है। ये कॉटन लगाते हैं और ये सराउंडिंग में भी ना हम लगा देते हैं इसमें, या सराउंडिंग में हम लगा देते हैं इसके पास वेट कॉटन, ठीक है। इस तरह का ये सेटअप होता है हमारा। अब इस सेटअप से देखें, इस सेटअप से होता क्या है कि जो सब्सटेंस है ना हमारे पास, है ना, वो इस किस्म की यहाँ रखा होता है वो, ठीक है। अब जब इसको स्लोली हीट करते हैं ना सैंड बाथ पे, है ना, और फिर ये फनल में जाता है और ये फनल में कूल होता है वेट कॉटन के साथ, है ना, तो जो प्योर सॉलिड होता है ना, वो इस फनल की इनर साइड्स पे ना पे आके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे होता है आपके पास मिक्स सब्सटेंस, वो सब्लिमेट होके जाता है ऊपर। अभी जो वेट कॉटन है ना, ये वेट कॉटन वेट होने के साथ साथ ना कोल्ड भी होता है, तो ये ठंडा कॉटन जो है ना वो इसकी हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो सब्सटेंस है ना वो सॉलिड होके ना यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो सब्सटेंस जो इम्प्योर सब्सटेंस यहाँ पर था ना, तो वो प्योर होके यहाँ पर डिपॉजिट हो गया है और फिर यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इस तरीके से सब्लिमेशन के जरिए ना हम सॉइल को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो रखते हैं टॉपिक को अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम इंशाल्लाह जो है ना वो आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी ये तक रखते हैं, बस आगे सब्लिमेशन तक आपको, ठीक है। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि मैं आपका टेस्ट दूंगा, उसका रिमाइंडर दे रहा हूँ ताकि आप तैयारी करके रखें टेस्ट की, ठीक है। और चलें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।